जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुच्छेदों से, या तो मैच द फॉलोइंग के होते हैं या फिर डायरेक्ट आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लर्न कर लेने हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें इजी हो। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, इसमें अभी लेक्चर में तो मैंने सिर्फ हिंदी का ट्रांसलेशन लिया है, इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं लिया है, पर आपको जो पीसीएस अभ्यास के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी, वहां पर इंग्लिश और हिंदी की दोनों सेपरेट पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी। तो लेक्चर को हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों ही पूरा लास्ट तक देखें और बाकी रिवीजन जो है वो पीडीएफ से जाकर कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो अनुच्छेद नंबर 1 है। ये किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, स्टेट एंड इट्स नेम। फिर सेकंड है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट है वो है नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कीवर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए कि सीमाओं और नामों में परिवर्तन किस में कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 3 में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 3 में। लेकिन नए राज्यों का अगर कोई प्रवेश होगा तो वो अनुच्छेद 2 में। ठीक है, तो 2 और 3 को आप क्लियरली याद कर लीजिए कि किसमें क्या क्या है। फिर है अनुच्छेद नंबर 5, ये है भारतीय संविधान के लागू होने पर नागरिकता संबंधित क्या प्रावधान किए गए थे। 14 नंबर है आर्टिकल नंबर 14, ये है विधि के समक्ष समानता के बारे में, इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, 16 है आर्टिकल नंबर 16 है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 17 है अप्रश्यता का अंत, अप्रश्यता का उन्मूलन बोल लीजिए, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 18 है उपाधियों का उन्मूलन, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, फिर 19 नंबर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है ये? फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। 20 नंबर है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो अपराधों के लिए। उसके बाद 21 नंबर पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, राइट टू लाइफ भी जिसको बोलते हैं। बहुत ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये मूल अधिकार का। 21A है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। ठीक है, अच्छा देखिए 20 और 22 दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। ठीक है, तो एक जैसे, तो ये आप क्लियर याद रखिएगा कि पहला जो 20 नंबर है वो अपराध के लिए है और दूसरा जो है वो गिरफ्तारी के लिए है। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद नंबर 23। अनुच्छेद नंबर 23 में क्या है? मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। फिर है अनुच्छेद नंबर 24 आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार का निषेध। तो जो मिनिमम एज है जिसको बाल श्रम भी बोलते हैं कि बाल श्रम कानूनी अधिकार है, वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत से लिया गया है। ठीक है, 25 नंबर आर्टिकल आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार। ठीक है, तो धर्म से संबंधित जो अभ्यास और प्रचार है उसकी स्वतंत्रता, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। फिर है अनुच्छेद 27 किसी धर्म, विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 28 नंबर कुछ शैक्षणिक संस्थानों में
धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता। तो आपने जैसे देखा होगा कि जैसे मदरसे होते हैं, तो मदरसों में धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। तो वो एक फंडामेंटल राइट है, या किसी और भी रिलीजन को आप ले लीजिए, कोई हिंदू स्कूल है तो उसमें पूजा वगैरह का आयोजन हुआ जाता है, तो वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, वो किसी भी तरह का वायलेशन नहीं है, ठीक है? फिर 29 आता है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। माइनॉरिटीज जो होती हैं उनका जो हित है उनकी सुरक्षा भी करनी है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, ठीक है? फिर 30 नंबर आता है, अनुच्छेद नंबर 30 है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार, ठीक है? तो जो माइनॉरिटीज होती हैं वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकते हैं और उनको गवर्न कर सकते हैं वो, ठीक है? पर उसमें लिमिट्स क्या रहती हैं कि वो जो देश है, देश हित में होना चाहिए, ठीक है? देश विरोधी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। ये कुछ बाउंडेशन के साथ है, लेकिन अपने धर्म के प्रचार के लिए वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 38, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य, ठीक है? 39 नंबर है, राज्य द्वारा अपनाए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत। अब ये क्या आ गया? अब ये हमारा आ गया डीपीएसपी, ठीक है? राज्य के नीति निदेशक तत्व शुरू हो गए अब हमारे। तो 39 नंबर हो गया। 39 ए में क्या बोला है नीति निदेशक तत्वों में? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ठीक है? फ्री लॉ असिस्टेंस। 40 नंबर पे है ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का गठन भी बोलते हैं। उसके बाद है 39 ए, फिर से डीपीएसपी का ही पार्ट है ये, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। 40 नंबर पे है ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 पे है काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। उसके बाद 43 नंबर पे है श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी आदि। फिर 44 पे है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक है? 45 पे है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था अब देखभाल तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो देखिए आर्टिकल नंबर जो 45 है, यहाँ पर क्या था? पहले सभी बच्चों के लिए था, पर जब मूल अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का प्रावधान कर दिया गया, तो फिर यहाँ से 6 से 14 वर्ष हटा दिया गया यहाँ से, और सिर्फ 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अब डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया है। फिर 48 नंबर आता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 48 ए अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण का संरक्षण, इसमें कृषि एवं पशुपालन। फिर 49 में आता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, ठीक है, ये याद रखिएगा। 49 में आता है क्या? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ठीक है? तो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग अलग करना, ठीक है? तो क्या 50 से क्या याद कर लेंगे? 50-50 कर देते हैं, आधा आधा, है ना? न्यायपालिका कार्यपालिका अलग अलग, तो 50-50 हो गया। उसके बाद 51 नंबर पे आता है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। फिर 51 ए में मौलिक कर्तव्य आ गए, ठीक है? 51 ए में मौलिक कर्तव्य। 52 में भारत के राष्ट्रपति आ गए हैं, फिर आ जाते हैं। 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति, ठीक है? 54 में आ जाएगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव। 55 में आ जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, ठीक है? कौन सी पद्धति होती है मुझे कमेंट में बताइए कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कौन सी पद्धति के अनुसार किया जाता है। उसके बाद है 57 में पुनः चुनाव के लिए पात्रता, ठीक है? फिर 58 में आता है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहा है तो, ठीक है? 60 में आता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान,
राष्ट्रपति की शपथ। 61 में क्या आता है? 61 में आता है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। 63 में आएगा भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 72 में आएगा राष्ट्रपति की क्षमादान आदि देने या कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति, ठीक है। तो दो चीज याद रखिए, राष्ट्रपति और क्षमादान। बाकी तो क्षमादान के ही अन्य रूप है। 74 में आता है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी, ठीक है। 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान आ गए। 75A में आ गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। 76 में आ जाता है भारत के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। 79 में आ जाता है संसद का गठन। 80 में आ जाता है राज्य परिषद की संरचना। 81 में राज्य परिषद के बाद लोकसभा की संरचना। ये राज्यसभा होना चाहिए, राज्यसभा की संरचना, ठीक है। राज्यसभा की राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। फिर 93 में आ जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। फिर 100 नंबर पे आ जाएगा सदनों में मतदान, रिक्तियों और गणपूर्ति के बावजूद सदनों को कार्य करने की क्या शक्ति होती है, ठीक है। तो उसके बाद 108 पे आ जाएगा कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। तो देखिए 108 को कैसे याद करेंगे? वो होता है ना श्री श्री 1008 विश्वेश्वर जी महाराज, ऐसे बाबा जी के नाम होते हैं ना। तो 1008 में क्या होता है? सभा होती है, सब आते हैं, मिलते हैं, सभा करते हैं, ठीक है। तो वही है, संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की। तो 108 को ऐसे 1008 से याद कर लीजिएगा। 109 में आता है फिर अनुच्छेद नंबर 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ठीक है। तो धन विधेयक आ जाता है। उसके बाद 110 में आता है धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। धन विधेयक क्या होता है ये 110 आर्टिकल में बताया गया है। फिर 111 में है विधेयकों को स्वीकृति के संबंध में। 112 बहुत इंपॉर्टेंट, बजट के बारे में, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। 114 में विनियोग विधेयक, ठीक है, विनियोग विधेयक आ जाता है। 116 में लेखानुदान, ऋण पत्र और असाधारण अनुदान, ठीक है। 117 में वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान, वित्तीय विधेयक। उसके बाद 123 में आ जाता है संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। संसद के अवकाश होता है तो राष्ट्रपति की क्या शक्ति होती है अध्यादेश के लिए। 124 में आता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, स्थापना और गठन। 129 में क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। फिर है 137 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करना, ठीक है, रिव्यू करना, सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा, ठीक है। फिर 143 में क्या आता है? राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति। राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से जब सलाह मांगते हैं तो वो किस में आता है? 143 नंबर अनुच्छेद में आता है। फिर है 148 148 आर्टिकल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर आता है राज्यों के राज्यपाल, किसमें? 153 नंबर अनुच्छेद, आर्टिकल 153 में। 154 में आएगा राज्य की कार्यकारी शक्ति के बारे में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर। 155 में आएगा राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। 161 आएगा क्षमादान आदि देने या कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में।
165 है राज्य का महाधिवक्ता के बारे में। फिर है 169 राज्यों में विधान परिषद का उन्मूलन या निर्माण। तो स्टेट में जो स्टेट काउंसिल होती है उसको कैसे बनाया जा सकता है या उसको कैसे निर्माण की उसको अगर बनी हुई है तो उसको कैसे हटाया जा सकता है, इसके बारे में। फिर है 174 राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। ठीक है, अब राज्य शुरू हो गया है तो राज्यों के बारे में आएगा। तो राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। फिर नेक्स्ट आता है 200 अनुच्छेद नंबर 200 विधेयकों को स्वीकृति के बारे में। ठीक है, विधेयकों को स्वीकृति। अनुच्छेद नंबर 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। पहले केंद्र पढ़ रहे थे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट आ गया था, उच्चतम न्यायालय आ गया था। अब हम राज्य पढ़ रहे हैं तो उसके बाद के अनुच्छेद किसके बारे में है, राज्यों के बाद में फिर उच्च न्यायालय राज्यों के बारे में। ठीक है, तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय आ गया। 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। फिर 216 में उच्च न्यायालय का गठन। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, और पद की शर्तें आ गई। फिर अनुच्छेद 226 में क्या आ गया, उच्च न्यायालय की कुछ रिट जारी करने की शक्ति। ठीक है, रिट जारी करने की शक्ति किसकी, उच्च न्यायालय की। उसके बाद 231 अनुच्छेद नंबर में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय। तो देखा है ना कि कई स्टेट्स के कॉमन उच्च न्यायालय भी हैं, तो वो किस में आता है, अनुच्छेद नंबर 231 में आता है उसका प्रोविजन। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय। ठीक है, फिर है 241 अनुच्छेद नंबर 241 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो अंडमान निकोबार है वो कौन से उच्च न्यायालय के अंदर आता है। ठीक है, उसके जो केसेस हैं अंडमान निकोबार के केसेस जो बनते हैं वो कौन से उच्च न्यायालय में एड्रेस किए जाते हैं, कौन से राज्य के उच्च न्यायालय में, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर आता है 243 है अनुच्छेद नंबर ग्राम सभा के बारे में। 243 भी पंचायत का गठन। 243 एच ये आता है पंचायतों द्वारा कर लगाने और उनके कोष का अधिकार। ठीक है, पंचायतों द्वारा कर और उनके कोष का अधिकार। फिर आता है 243 के, ये है पंचायतों के लिए चुनाव किस प्रकार किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 243 यहाँ पर ये 243 जेड होगा। 243 जेड नगर पालिकाओं के खातों की लेखा परीक्षा। 243 फिर जेड आ जाएगा। जेड होगा नगर पालिकाओं के लिए चुनाव के बारे में, पहले पंचायतों का चुनाव फिर नगर पालिकाओं का चुनाव। ठीक है, फिर जेड डी में क्या आ जाएगा, जिला योजना के लिए समिति। फिर आएगा जेड आई होगा सहकारी समितियों के लिए का निगमन। ठीक है, फिर 249 आर्टिकल नंबर, ये किसके बारे में, 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। ठीक है, संसद क्या करेगी, जब राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाएगी राष्ट्रीय हित में। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि राज्य सूची के विषयों पर राज्य ही कानून बनाता है। फिर 262 में अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटियों से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय। तो नदी जल विवाद जिसको बोलते हैं, तो 262, ठीक है, 2 राज्यों के बीच नदियों के बारे में, तो नदी जल विवाद इसमें आ जाएगा 262 में। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। मेंस आंसर राइटिंग में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें अनुच्छेद नंबर भी फिर डालने पड़ते हैं। तो इस हिसाब से भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद नंबर याद रखना, क्योंकि जब आप मेंस में पॉलिटी का आंसर लिखेंगे तो फिर उसमें फैक्ट के मतलब क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग फैक्ट के रूप में आप अनुच्छेद नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका आंसर एनरिच होता है और मार्क्स भी फिर ज़्यादा मिलते हैं।
नेक्स्ट आता है अनुच्छेद नंबर 263, आर्टिकल 263, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद, दो या दो से अधिक राज्यों की जो परिषद बनती है उसके बारे में। नेक्स्ट अनुच्छेद 266, भारत और राज्यों की समेकित निधि और लोक लेखा। ठीक है, लोक, इसके बारे में। फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर आकस्मिक निधि के बारे में। फिर 280, बहुत बार पूछा गया यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में। ठीक है, कौन सा? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। फिर 300 ए विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहले ये क्या था? ये पहले था मूल अधिकार में, याद आया कुछ कि 300 ए को हटा दिया मूल अधिकार से, तो वही वाला 300 ए है ये, कि मूल अधिकार से हटके वो अब इधर आ गया है। ठीक है चलिए, 312 अनुच्छेद नंबर अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। फिर 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, सर्विस कमीशन जो भी होते हैं आयोग, राज्य का हो या केंद्र का हो, तो 315 में आ गया। उसके बाद 330 अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक है, तो लोकसभा में एससी और एसटीज के लिए जो सीटों का आरक्षण है, एससी एसटीज रिजर्वेशन। ठीक है, फिर 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। तो एंग्लो इंडियन का था, लेकिन अब क्या हुआ है कि एंग्लो इंडियन का जो प्रतिनिधित्व है वो खत्म कर दिया गया है। और कैसे खत्म कर दिया गया है? तो वो 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, 331 आर्टिकल नंबर नल एंड वॉइड। देन 332 आर्टिकल नंबर राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। पहले लोकसभा में एससी एसटीज के लिए सीटों का आरक्षण, और 330 में केंद्र में था, और 332 में राज्यों में हो गया। ठीक है, तो राज्यों में आरक्षण। उसके बाद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, राज्यों की विधानसभाओं में। पहले किस में था? केंद्र की लोकसभा में। तो इसे भी राज्यों की विधानसभाओं में भी खत्म कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर आता है अनुच्छेद नंबर 338, आर्टिकल 338, किसके बारे में? नेशनल कमीशन फॉर एससीज। ठीक है, तो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। और 338 में आता है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। 338 बी में पिछड़े वर्गों के लिए। ठीक है, फिर राष्ट्रीय आयोग किसके लिए? पिछड़े वर्गों के लिए, बैकवर्ड क्लासेस। 343 संघ की राजभाषा। ठीक है, भाषा के बारे में, तो राजभाषा हो गया। आर्टिकल नंबर 344 किसके बारे में? राजभाषा पर संसद का आयोग और समिति के बारे में। फिर नेक्स्ट आता है 350 अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। ठीक है, तो मदर टंग में जो शिक्षा दी जाती है उसमें 350 के अंतर्गत। फिर 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, 351 में हिंदी भाषा। फिर आता है 352 आपातकाल आ गया, इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद नंबर 356 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाएगी। 358 अनुच्छेद में क्या है? आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन। क्या है अनुच्छेद 19? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो जब आपातकाल है तब भी ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी आए वो बोलो। उस केस में आपका आर्टिकल 19 जो है वो वर्क नहीं करता। ठीक है फिर है 359 आर्टिकल, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। ठीक है, तो आप
जो है जैसे नॉर्मल जो सिचुएशन में मौलिक अधिकार रहते हैं, तो आप सभी मौलिक अधिकारों का इमरजेंसी में क्लेम नहीं कर सकते। फिर है 360 अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी के संबंध में प्रावधान। तो भगवान की दया है कि अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। फिर आता है अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति। तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान 6 अगस्त और इसे क्या है इस आर्टिकल में 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से इसे निष्क्रिय घोषित कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट अलग स्टेटस प्रदान कर दिया गया है। तो 370 आज़ादी के टाइम बनाया गया था, तो अभी ये क्या है, इनएक्टिव हो गया, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, थोड़ा मोरल बूस्ट कर दें हमारा भी। जय हिंद।